हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। आज भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमको मोलरिटी भी निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ द के आई 20% W/W वेट बाई वेट एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर एम एल। मतलब डेंसिटी दे रखी है के आई की ये। तो देखो हम सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, देखो के आई का 20% सॉल्यूशन दे रखा है। 20% का मतलब क्या होगा, तो 20% का मतलब है कि मास ऑफ के आई जो है, मास ऑफ के आई 20 ग्राम है। पूरे सॉल्यूशन का हम 100 ग्राम मान लेंगे। तो देखो पूरे सॉल्यूशन मान रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मतलब वाटर में जो सॉल्यूशन बना है पूरा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है तो 20% का मतलब क्या आएगा 20 ग्राम। अब बचा क्या, पूरे सॉल्यूशन वाटर होगा दूसरा, तो वाटर का क्या आएगा मास ऑफ H2O। सॉल्यूशन बना उसमें H2 ही होगा। मास ऑफ H2 कितना आएगा, 100 में से -80 कर देंगे, कितना आएगा 80 ग्राम। तो ये हमारा आ गया मास ऑफ H2O 80 ग्राम। उसके बाद देखो इस 80 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करें तो क्या आएगा 80/1000 केजी में चेंज कर लेंगे, यही काम आएगा केजी में ही। उसके बाद देखो जो मास ऑफ H2 कितना है 80/1000 केजी। तो मास के बाद हम मोलर मास निकाल रहे हैं इन दोनों का। मोलर मास ऑफ के आई, मोलर मास ऑफ के आई पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, तो ये आएगा 166 ग्राम। ऐसे ही मोलर मास ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2O कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, तो 2 + 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आएगा 18 ग्राम। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है D इज इक्वल टू क्या होता है M/V होता है। तो यहाँ हमको पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वो दे नहीं लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आ जाएगा M/D। तो M/D का मतलब क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास जो है सॉल्यूशन की कितनी मास दे रखा है 100, पूरा मास कितना माना सॉल्यूशन का 100, तो 100 और डेंसिटी कितनी दे रखी है, तो यहाँ लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ के आई। डेंसिटी ऑफ के आई ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में 1.202 ग्राम पर एम एल, तो ये आएगी 1.202। तो इसको सोल्व करेंगे तो आती है 83.19 मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को भी चेंज किस में कर लेंगे हम, लीटर में। तो 83.19 अपॉन लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये मिलीलीटर में से किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। देखो अब हमने सारी चीज निकाल ली। इसमें देखो क्या क्या है, मास ऑफ के आई 20% मतलब 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया, सपोज कर एज्यूम कर लिया 100 ग्राम। तो मास ऑफ H2 क्या होगा 100 - 20 80 ग्राम। इसको चेंज करेंगे केजी में तो 80/1000। डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। मोलर मास के आई का कितना आएगा 166 आएगा, 39 पोटेशियम का, आयोडीन का 127। मोलर मास H2 कितना आएगा 18, मतलब 2 और 16 आएगा 18 टोटल H2O का मोलर मास। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दे नहीं लिखा, तो ये निकाल लेंगे यहाँ से। D इज इक्वल टू क्या होता है M/V। तो M क्या होगा, यहाँ से V क्या होगा, V इज इक्वल टू M/D। तो M पूरे सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 100, डेंसिटी ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये आएगा। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 83.19 डिवाइड 1000 लीटर आ जाएगा ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन में हम एक एक चीज निकाल रहे हैं। फर्स्ट निकालेंगे हम, फर्स्ट हमको निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला पता होगा तुमको। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखी है, मास दे रखा है। तो मास दे रखा है तो हम जो नीचे वाला फॉर्मूला होता है उसको यूज लेते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास जो नंबर ऑफ मोल्स रखने के बाद लेते हैं, तो क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला देखना पीछे से, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेते हैं, लीटर में। देखना मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास वाला क्यों लिया फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मास वगैरह दे रखा हमको। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी निकाल लिया हमने मोलर मास।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या होगा पहले यहाँ ये देखो, सोल्यूट होगा जिसकी मात्रा कम हो। तो देखो Ki की 20 है और H2O की 80 है, तो कम 20 है तो ये होगा सोल्यूट। तो 20 अपॉन मोलर मास कितना आया इसका, मोलर मास ऑफ Ki या सोल्यूट Ki होगा, इसका आया 166 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम यह है 83.19 डिवाइड 1000, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20 अपॉन 166 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा, ये नीचे रहेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके देख लेना, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1.45 और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर होती है यूनिट मोलरिटी की। तो ये हमारे एक क्वेश्चन में मोलरिटी आ गए। मोलरिटी दोबारा से देख लो, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास सोल्यूट किसको मानेंगे, जिसकी मात्रा कम हो, क्वांटिटी कम हो। मात्रा किसकी कम है, 20 ग्राम है और एक 80 है, तो 20 वाला कम होगा तो Ki जो होगा वो सोल्यूट होगा, तो 20 और इसका मोलर मास कितना है 166 नीचे रखा और सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 83.19 डिवाइड 1000 ऊपर गया, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.45 मोल, 1.45 मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया मोलरिटी। अब हम सेकंड टर्म देखेंगे। सेकंड हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सेकंड हमको पूछा है मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी देखो बिल्कुल सिंपल है, मोलरिटी भी मोलरिटी की तरह ही निकालेंगे। सिर्फ क्या करना हमको, देखो फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्या करना है सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट भी आएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट H2O है, तो मास ऑफ H2O लिखना हमको, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट H2O, बस इसकी जगह। तो देखो ये आएगा 20 अपॉन 166 इंटू, अब देखो यहां पर तो क्या किया था 83.19 अपॉन 1000 वॉल्यूम था, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट देखना फॉर्मूले में 80 अपॉन क्या है 1000, तो यह आएगा 20 अपॉन 166, 80 नीचे और 1000 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1.5। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल किलोग्राम इनवर्स, केजी इनवर्स, मोल पर केजी मोलरिटी की यूनिट होती है। दोबारा से देख लो इसको, क्या किया हमने, मोलरिटी निकलवाई है, तो मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या करना है, मास ऑफ सोलवेंट इन लीटर। तो मास ऑफ सोलवेंट, मास क्या है, सोलवेंट क्या है H2O, इसका मास लीटर में रख दिया, तो ये 1000 ऊपर जाएगा, तो सोल्व करेंगे 1.5 मोल केजी इनवर्स। सी हमको इसमें पूछा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालना हमको। तो मोल फ्रैक्शन देखो किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन Ki का निकालेंगे, Ki क्वेश्चन दे रखा है, तो Ki का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, XKi इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो Ki जो है W/m निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं ना W/m, किसका, Ki का। तो Ki की W कितना दे रखा है, मतलब इसका मास कितना दे रखा है 20, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ Ki 166 डिवाइड, यही लिखेंगे पूरे 20 अपॉन 166 इंटू H2O को लिखेंगे 80 अपॉन इसका कितना है 18। कैसे निकालते दोबारा से देख लो, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे। तो देखो इसके निकालना है किसका, Ki का निकालना, तो Ki का मास रखा, मोलर मास रखा, ऐसे ही टोटल पूरे का नीचे रखेंगे। तो टोटल क्या है, Ki और H2 है, तो Ki का रख ही दिया, ये सेम रहेगा, और H2O ये 80, इसका क्या है मास, और H2O का जो मोलर मास वो कितना है 18 है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 अपॉन, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 8 और 3, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 अपॉन 83
ये भी आ जाएगा 10/83 प्लस 40/9। उसके बाद इसको सोल्व करना है 10/83 डिवाइड, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 279। वो करके देख लेना, 83 इंटू 9 करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आता है 279, इसमें नहीं, इसमें आएगा 747 आएगा इसमें। तो 83 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो आता हमारा 747। अब क्या करना है देख लो ध्यान से, 83 का इसमें पहले डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा हमारा डिवाइड करने पर उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 83 का 747 में जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 9 टाइम्स जाता है, इस 9 टाइम्स जाएगा इसका 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 प्लस, ऐसे ही 9 का 747 में डिवाइड करना है तो करके देख लो 23 टाइम्स जाएगा, ये 23 टाइम्स जाएगा। तो 23 का जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आता है 3320। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 10/83, ये 747 ऊपर चला जाएगा 747, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नीचे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3410 आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो पूरे को तो हमारा आंसर आता है 0.026। इसकी कोई भी यूनिट होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, 0.026 हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी के आई के लिए। दोबारा देख लो मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन में के आई का निकला तो के आई की वैल्यू रखी, नीचे के आई प्लस H2 रखा, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 0.026 मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें मोलरिटी भी निकाली हमने, मोलरिटी भी निकाली और मोल फ्रैक्शन भी निकाला। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म। और जो हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पढ़ रहे थे वो सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म और न्यूमेरिकल के साथ में सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब सोल्यूबिलिटी। तो देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना इसको। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, देखो सोल्यूबिलिटी क्या है, सिंपल सा ये है कि हमने सोलवेंट लिया है, सोलवेंट का यूनिट वॉल्यूम लिया है। जैसे देखो ये सोलवेंट का यूनिट वॉल्यूम ले लिया, मान लो 1 लीटर ले लिया सोलवेंट, क्या लिया है 1 लीटर क्या ले लिया सोलवेंट ले लिया। इसमें क्या किया है, इसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, कितना सोल्यूट डिसॉल्व करें कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए। मान लो ये पानी लिया, पानी में चीनी डाली, तो चीनी कितनी डाल दे कि एक, उसके बाद चीनी घुलना ही बंद हो जाएगी, डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएगी, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद और नहीं बढ़ सकती। तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन है कि 1 लीटर जो सोलवेंट मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट लिया है उसमें कितना सोलवेंट डिसॉल्व हो सकता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो वही कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। दोबारा से देख लो, सॉल्वेंट लिया हमने 1 लीटर, इसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो देखो क्या होगी डेफिनेशन, डेफिनेशन होगी सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड, द अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब यहां सॉल्यूट से मतलब है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन, दैट कैन बी dissolve in 100 ग्राम of
100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट ले रहे हैं सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, ऑफ द लिक्विड या ऑफ द सॉल्वेंट, या लिक्विड होगा, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं लिक्विड ऑफ द सॉल्वेंट, या ऐसे कर रहे हैं लिक्विड को यहाँ लिख दो ऑफ द लिक्विड, क्यों यहाँ सॉलिड लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सॉल्वेंट, टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए फिक्स टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये हमारी क्या होगी सॉल्युबिलिटी। देखो वही लिखा है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमने ये सॉल्वेंट लिया था, इसमें सॉल्यूट डाला था, तो सॉल्यूट कितना डालें कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे, उसी अमाउंट को बोलेंगे, सॉल्यूट के अमाउंट को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। मतलब सीधा सा है कि पानी लिया, उसमें चीनी डाली, तो उस पानी में कितनी चीनी घुल सकती है, वो उसी की जो घुलने की जो कितनी घुल सकती है, मतलब उसकी जो मात्रा है चीनी की, वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, कितनी घुल सकती है उसमें कि उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसमें देखो हमको पढ़ना है, दो टाइप पढ़ने, फर्स्ट तो पढ़ना है solubility of a solid in liquid, solubility of a solid in liquid पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है solubility of a gas in liquid। तो ये दो टर्म पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है solubility of solid in liquid और दूसरा gas in liquid। लिक्विड में एक बार सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी देखेंगे और एक बार गैस की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने, इसमें पहला पॉइंट पढ़ना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट का मतलब क्या होगा सॉलिड और सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड लिक्विड। ये बिल्कुल सिंपल सा है, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो पोलर जो होगा, पोलर कंपाउंड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ये तुमको पता होगा। नॉन पोलर जो होगा ये हम पढ़ेंगे, नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर कंपाउंड किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये है, इसका मतलब क्या है कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर कंपाउंड मान लो NaCl लिया है, NaCl क्या होता है, पोलर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट क्या ले लेंगे H2, तो नमक जो होता है वो H2 में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। एक नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, जैसे मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नॉन पोलर कंपाउंड ले लिया बेंजीन C6H6 बेंजीन ले लिया, तो ये नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें लिख भी रहा है हमारे बुक में, लाइक डिसॉल्व लाइक या सेम डिसॉल्व सेम। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि समान समान को घोलता है, मतलब पोलर वाला पोलर वाले को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर वाले को डिसॉल्व करेगा। मतलब समान समान का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पोलर से पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। NaCl H2 में डिसॉल्व हो जाएगा, बेंजीन CCl4 में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे कि NaCl में CCl4 में NaCl डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही H2 में बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगी लगभग। तो ये हमारा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है कि ये भी पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे ये नॉन पोलर तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो ये हमारा था
फर्स्ट पॉइंट, और ये एग्जाम्पल बताया तुमको। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? पहला तो इफेक्ट किसका देखा था, नेचर देखी थी हमने, सोल्यूट और सोलवेंट की कैसी होनी चाहिए। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक साइंटिस्ट थे, तुमने पढ़ा होगा, ले चैटरलियर, ली चैटरलियर, ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इनका प्रिंसिपल था। ली चैटरलियर ने क्या बताया था, तो उन्हीं के अनुसार देखेंगे, इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ध्यान देना उनका उस 2 लाइन में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, एंडो एंडो मतलब इसमें हीट चाहिए, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और हीट आएगी इसके पास में, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा से देख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो मतलब क्या होता है, हीट चाहिए इसको, तो हीट हमने दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ही एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उनके लिए, एक्सोथर्मिक, उसके अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो देखो एक्सो, पहले ये एक्सो मतलब हीट को बाहर निकाल रहा है अपने में से, इसको हीट चाहिए नहीं, ये पहले क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर और हीट दी इसको, तो और हीट दी, तो ये पहले हीट को बाहर निकाल रहा है, तो और हीट देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसको हीट चाहिए ही नहीं। अगर हीट देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी लगातार। तो ध्यान रखना बस इतने 2 पॉइंट है ये, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट का रिक्वायरमेंट है, तो हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसको हीट नहीं चाहिए, एक्सोथर्मिक बाहर निकल रही हीट में इसमें से पहले ही, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसके एग्जाम्पल देख लो, जो इनके एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाले रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल और सेकंड वाले रिएक्शंस के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाले रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल है वो है, मतलब जो एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन होती है उसके NH4Cl, KCl, AgNO3, ये एग्जाम्पल तो ध्यान रखने तुमको, NaNO3 एटसेट्रा। और नीचे वाले रिएक्शन के एग्जाम्पल है NaOH, CH3CO को होल ट्वाइस, Ca कैल्शियम एस्टेट, कैल्शियम एस्टेट है। इसके अलावा लिथियम सल्फेट वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे इफेक्ट होगा टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर। दोबारा से देख लो दोनों पॉइंट को, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या आएगी, पोलर वाला पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा आसानी से। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ले चैटरलियर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक है मतलब इसको हीट चाहिए, तो इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। एक्सोथर्मिक इसका मतलब हीट बाहर जा रही पहले, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इसको हीट चाहिए ही नहीं, पहले हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए, और पहला हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब दूसरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।